हेलो गाइज, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम एचसीएस का पेपर हुआ है मेंस का, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं 2022 में। तो गाइज एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इस बार जो पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का वो बिल्कुल चेंज हो गया है। एक एक नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं इस बार 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो स्मॉल क्वेश्चन है, और जो बड़े क्वेश्चन है वो है 14 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसमें 10 क्वेश्चन अलग अलग, 10 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आए हैं, 10 क्वेश्चन 14 मार्क्स के आए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं आपके। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 6 मार्क्स का है। हम डायरेक्ट इसमें आपको क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मेरा यूपीएससी नॉलेज ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करके इसको आप ले सकते हो। यूपीएससी नॉलेज ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस पेपर की पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो, मैंने पोस्ट कर दिया है। तो गाइस पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द बिजनेस एंड ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटिश एम्पायर नेक्स्ट इंडिया इनटू इट्स फोल्ड, व्हाट आर द मेन रीजन। ध्यान समझना, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे इन्होंने। इनकी पहले की स्टेटमेंट दी हुई है, फिर उसमें ये पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द मेन रीजन फॉर इंडिया फेलियर टू स्टॉप दिस साइलेंट इन्वेजन। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे जो साइलेंट इन्वेजन किया था, तो उसमें ऐसे क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया फेल हो गया था। तो ये आपको 6 मार्क्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि मैनी इंडियन एंड मल्टी नेशनल कंपनी आर रनिंग इन टू द विलेजेस। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज ऑफ दिस मैसिव रूरल मार्केट कैन ओनली सेव इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री। देखो ये क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीम लेवल का पूछा हुआ है। ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे इंडिया और मल्टीनेशनल कंपनी गांव में बिजनेस कर रही हैं, आपको पता है। क्या यही एक इसमें आप ध्यान में आया क्या, ये ओनली जो इंडियन कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी ही जो इन इकोनॉमी हमारे देश की उसको सर्वाइव कर सकती है, सेव कर सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी के अलावा लोगों के खुद के व्यापार भी हैं, प्राइमरी सेक्टर भी जिसमें एग्रीकल्चर आता है आपका। लोग हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस भी करते हैं, तो वो भी एक अलग अलग लेवल का हो जाता है, उसमें इतनी बड़ी कंपनी नहीं आती। तो और भी सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इंडिया की जो कंपनी है उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है, ये आप कह सकते हो। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अगला हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट का क्वेश्चन है। गाइस इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया था इनको, कि सारे पेपरों को आपको इंक्लूसिव स्टडी सेंटर पर जीएस हिंदी और मैथ सारे पेपरों को मैंने डिस्कस कर दिया था। उसके बारे में आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर को, उसी टाइप से क्वेश्चन आए। लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन का फ्रेमवर्क इन्होंने चेंज कर दिया है। कुछ 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन। जैसे स्टेट का क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ये एक स्टेट का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें 3 आपके पार्ट दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। अगला हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट लिटरेचर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड। आप देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहने की जरूरत थी कालिदास। आपको पता है कालिदास गुप्ता कालीन के एक वो थे, बहुत बड़े महान राइटर थे। आर्यभट्ट ने कई सारी किताबें लिखी थी, उन्होंने अपने सिद्धांत बताए थे। तो उसके ऊपर भी उस वो एक लिटरेचर का पार्ट है। और भी कई सारे लिटरेचर है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो वेद है, ये पुराण है हमारी, पुराणों का जो आर्टिकुलेशन हुआ है वो गुप्ता पीरियड में हुआ है, ये आप लिख सकते हो। और भी कई सारे जो यहाँ पर ये लिख सकते हो कि संस्कृत जो लैंग्वेज थी, जो संस्कृत लैंग्वेज का जो लिटरेचर था वो अपने पाइनेकल स्टेज पे था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। अगला पांचवा क्वेश्चन बहुत आसान है, ग्रेवेंशियल रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि जवाबदेही। जवाबदेही किस तरीके से आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। जस्टिफाई करना, आर्ग्यूमेंट देना है और साइटिंग करना है विद एग्जांपल्स। तो ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन लोगों ने मेंस की तैयारी की है उनको पता है कि ग्रेविएशनल रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। एक बहुत आसान क्वेश्चन आया है, पिल इनकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये आपको पता है कि काफ़ी खबरों में रहता है, इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ये दे सकते हैं, इसको लोअर कोर्ट नहीं दे सकता, ये ध्यान रख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। गाइस मैं इसीलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहा हूँ ताकि
क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो यूपीएससी नॉलेज ग्रुप को ज्वाइन करके आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि व्हाट आर द मेन फैक्टर बिहाइंड द एक्यूमुलेशन ऑफ एनपीए नॉन प्रॉफिट परफॉर्मिंग एसेट इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। आप देख सकते हैं कि कैसे क्या वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से एनपीए बढ़ रहा है बैंकों का, वो आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर साथ में आप 2-3 ऐसे सॉल्यूशन भी दे देना जिसकी वजह से हम जो एनपीए के सॉल्यूशन एनपीए को हम रिड्यूस कर सकते, क्योंकि आपको एक सॉल्यूशन देने वाला बनना चाहिए, ना कि हमेशा प्रॉब्लम बताने वाला। अब हम बात करेंगे अगली चीज़ों की। अगले क्वेश्चन 8वां, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत आसान क्वेश्चन है। एमएसएमई पर हर बार आपके जो न्यूज़पेपर वगैरह में कोई ना कोई एडिटोरियल आता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ऐसा आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि 90% के मोर देन 90% जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो एमएसएमई के द्वारा होती है। और लगभग 30 से 35% के मतलब मोर देन 30% हम ये कह सकते हैं जो इंडिया का जो जीडीपी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो एमएसएमई का रोल वहाँ पे आता है। तो आप सोच सकते हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एमएसएमई पे डिपेंडेंट होती हैं। आप जैसे फरीदाबाद में देख सकते हैं आप, जो हरियाणा का एक ज़िला है, वो एमएसएमई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, गुड़गांव है, और भी कई सारे हैं जहाँ पर एमएसएमई का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। बल्लभगढ़ है, तो यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन, डिस्कस इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एंड एनालिसिस द इमर्जिंग डिबेट ऑन नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। ये यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और वहीं से सारे मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड इसमें लिए गए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आपको पता है कि नो फर्स्ट यूज इंडिया की डॉक्ट्रिन है। अब ये आपको देख सकते, क्योंकि ये कई बार हमारे जो मिनिस्टर है वो इस बार को इन चीज़ों को कहते हैं कि हम हमेशा नो फर्स्ट यूज को नहीं यूज करेंगे, तो इस तरह से कहते हैं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और जिसकी वजह से वो न्यूज़ पेपरों में आ जाता है। एक करंट अफेयर की चीज़ें हैं। अगला हम देखेंगे करंट अफेयर से फिर क्वेश्चन आया है, ट्रेड ट्रेस द रीजन फॉर प्रेजेंट इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। आपको वो कारण बताने हैं जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल हुए थे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस की, लेकिन कुछ सॉल्यूशन भी बता देने हैं, वो भी आपको अच्छा रहेगा। हम ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। हमारे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आया है, क्रिटिकली एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट द एग्जाम्पल फॉर डिफरेंट स्टेट। ये क्रिटिकली एनालिसिस करना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने हैं 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के, और फिर उसके बाद कुछ उसमें चैलेंजेस लिख देने कि इसमें क्या क्या अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं, तो अच्छे से एफिशिएंटली यूज करने में 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। फिर उसका बाद आपको कंक्लूजन लिखना इन ए पॉजिटिव एस्पेक्ट में, आपको ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है अगर हम इन जो एबव दिए हुए जो चैलेंजेज उनको रिड्यूज कर दे तो हम इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम, डिस्कस इट विद द चेंज इट ब्रॉट अबाउट द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको कहने का मेरा मतलब है बहुत आसान क्वेश्चन है, मनसबदारी सिस्टम के बारे में बताना है कि ये अकबर ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्यों लागू किया था, और इसके द्वारा जो मुगल प्रशासन में क्या क्या परिवर्तन लाए गए तो उनकी चर्चा करना है। आप ये भी कर सकते हो कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम में जैसे जहांगीर ने कुछ चेंजेस किए थे, शाहजहाँ ने कुछ चेंजेस किए थे, औरंगजेब ने कुछ चेंजेस किए थे, तो उनको भी आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा आपका एक क्वेश्चन प्रेजेंट करेगा। तो गाइस ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। ये हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां। ये कोविड से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। वो ये इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फेस threat posed by COVID-19 pandemic and add a brief note on issue and challenges involved in tackling the situation। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार ने वो कौन कौन से स्टेप लिए थे कोविड-19 को पेंडेमिक को रिड्यूस करने में, और आपको साथ में ये भी बताना है इसमें कि एट द ब्रीफ नोट ऑन इशू एंड चैलेंजेज, यानी वो कौन कौन से चैलेंजेज आए थे और कौन कौन से इशूज़ थे जो हमें कोविड-19 को निपटाने में दिक्कत आई थी भारत सरकार को। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वां, डिस्कस द चैलेंजेज एसोसिएट विद द क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन एंड असेस द कन्फ्लिक्टिंग परस्पेक्टिव बिटवीन द डेवलपमेंट एंड
डेवलपिंग कंट्री एक्सपीरियंस एट ग्लासगो ड्यूरिंग COP26। आपको पता है ग्लासगो में पिछली साल ये हुआ था और भारत प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा एक पंचतर कुछ इस तरीके का वो दिया था एक नारा, कुछ मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज का कोई अपनी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन करंट अफेयर से लिंक्ड है। ध्यान रखना कि करंट अफेयर से चीज़ें बहुत आई हैं आपकी, बिना करंट अफेयर के आप यहाँ पर सांस भी नहीं ले सकते हो। अगला हम क्वेश्चन देंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम 15, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट मेनी पावर लेजिस्लेचर फॉर कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव डिसीडेट आल्सो वाई इट इज सो नेसेसरी टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश में, उसमें एग्जीक्यूटिव की बहुत सारी जो एग्जीक्यूटिव होता है, उसमें जो लेजिस्लेचर के, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कहेंगे कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से कंट्रोल करता है। अब आप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे। तो जो लेजिस्लेचर है आप ये कह सकते हो इलेक्टेड मेंबर, जैसे MP हो गया, MLA हो गया, तो ये लेजिस्लेचर में आ जाते हैं। और हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव में आता है आपका जैसे जो एग्जीक्यूट करते हैं पॉलिसी को, जैसे कैबिनेट में, आपका हो जाएगा तो एग्जीक्यूटिव में आए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है 15वां कि जो पार्लियामेंट है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से कंट्रोल करता है मिनिस्टरों को। तो ये आप देख सकते हैं, ये लक्ष्मीकांत अच्छे से दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अब हम अगला देखेंगे 16वां क्वेश्चन, असेस द इंडो रशिया कोलैबोरेशन इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एरिया। तो आप इसको आराम से कर सकते हो। डिफेंस में हम आपको पता है S-400 हमने लिया है, और भी बहुत सारे हमने वहाँ से जो डिफेंस इक्विपमेंट लिए हैं, बहुत सारा हमारा जो डिफेंस का जो मेंटेनेंस की जो चीज़ें आती हैं वो रसिया से आती हैं। और स्ट्रेटजिक एरिया कौन कौन से हैं, आप डिफेंस का तो आपने यहाँ पर कर दिया कोऑपरेशन, आप एनर्जी का कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एनर्जी हमने बहुत सारे ज़बरदस्त तरीके से गैस और क्रूड ऑयल हम वहाँ से रसिया से ले रहे हैं। तो और भी कई सारे स्ट्रेटजिक एरिया हैं जिसमें हम कोऑपरेट कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज़ बीन इंक्रीजिंग द एम्फेसाइज इन द रिसेंट ईयर। बहुत अच्छी बात है। हाईलाइट द ड्रॉबैक in the existing structure and the extent the which of cooperative federalism would be answer the shortcoming। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में ये करना है कि जो हाल ही के वर्षों में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ रहा है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, और उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक्सप्लोर करने में, इंडिया में लागू करने में। और वो आपको उसके यहाँ पर लास्ट में ये कह रहा है कि आपको वो समस्याओं को किस तरीके से हम समाधान कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है। लक्ष्मीकांत में अच्छे से मिल जाएगा आपको। गैलवान, ये आप पता है इस चीज़ की, गलवान घाटी के बारे में आया है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे 19वां क्वेश्चन, यहाँ पे 19वां क्वेश्चन में राइट ए ब्रीफ नोट ऑन कमीशन INS विक्रांत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट इन इंडिया मेरी टाइम सिक्योरिटी। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, आप देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल जस्ट एक महीने 1-1.5 महीने पहले की खबर है ये। तो आल्सो इलुस्ट्रेट चैलेंजेस ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंडियन नेवी। आपको इसमें ये बताना है कि INS विक्रांत हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया की मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए, और आपको ये भी बताना है कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेज हैं जो इंडिया की जो इंडिजीनियस नेवी में आ रहे हैं इस समय। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। अब हम 20वां क्वेश्चन देखेंगे, हाउ फार डिड वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे 20वां, हाउ फार वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लीड टू ग्रोथ ऑफ कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, इम्पैक्ट ऑन रूरल सोसाइटी। आपको परमानेंट सेटलमेंट, मालवाड़ी सेटलमेंट और सारे सेटलमेंट के बारे में यहाँ पे लिख देना है कि वो कौन कौन से सेटलमेंट है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा था और उसका कमर्शलाइजेशन हुआ था। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसका ये भी आप लिख सकते हो कि कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर की वजह से जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल सोसाइटी है, उस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा था, नेगेटिव इम्पैक्ट ही रूरल सोसाइटी पे पड़ा था। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं कि इसकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था।
आपको पता है ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता, भारत से जब बहुत बहुत ज़्यादा पैसा विदेशों में चला गया था, हम इंग्लैंड में चला गया था, बहुत जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी रह गई थी। और ये मेनली उन्हीं क्रॉप पर एम्फेसाइज करते थे, जैसे कि इंडिगो, जिसकी वजह जो कमर्शलाई इम्पोर्टेंट होती थी, ना कि हमारी फूड के लिए होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ड्रॉट थे वो हमें देखने को मिले थे। आप इसे एग्जांपल दे सकते हैं कि 1942 में बंगाल में बहुत, शायद 43 में, 43-44 में बहुत बड़ा एक फेमाइन आया था, जिसमें बहुत लाखों लोग मर गए थे, और जिसको अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी इंग्लैंड ने इसके ऊपर। और भी कई सारे फेमाइन आए थे जिसकी वजह से, जिस पर कई सारी कमेटी बनी, तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हो गाइज। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो हो गया है। आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अगले वीडियोज़ के, अगले पेपरों के डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद गाइज।